सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना का गढ़ वुहान कोरोना से पाक कर दिया गया। वुहान में ज़िंदगी वापस लौट आई और वहाँ 76 दिन की तारीकी के बाद एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। चीन के अवाम ने इस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ, जिसको कोरोना कहा जा रहा है, इस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के बाद भरपूर जश्न मनाया और मनाना भी चाहिए था। ये ऐसी जंग थी जो चीन के फ़ौज ने हथियारों से नहीं लड़ी, बल्कि इसमें किरदार था चीन के डॉक्टर्स का। और इस जंग में एहतियात को हथियार बनाया गया। हथियार क्या था? एहतियात। ये जंग सरहद पर नहीं बल्कि अस्पतालों में लड़ी गई। इस जंग में फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स थे, उनके पीछे हुकूमत और फ़ौज थी। चीन ने तो ये जंग जीत ली, लेकिन दुनिया के कई ममालिक में ये जंग अब भी जारी है। कोरोना से लड़ने और इसको शिकस्त देने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक अब चीन की जानिब देख रहे हैं, इसकी हिकमत अमली को इख्तियार कर रहे हैं कि चीन ने जैसे किया हम भी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अभी वक्त लगेगा, अभी मज़ीद कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और इक़दामात भी तेज़ करने पड़ेंगे। और इस जंग में जो सबसे बड़ी गलती होती है, आपको पता है वो क्या है? वो है बेएहतियाती। क्योंकि मैंने कहा कि इस जंग का हथियार क्या है? एहतियात। और बेएहतियाती अगर होगी तो समझ लें कि आप जंग बगैर हथियार के लड़ने चले गए, तो फिर बगैर हथियार के आप कैसे जीतेंगे? और इस बेएहतियाती की वजह से ये कोरोना फैलता है, और ना सिर्फ फैलता है बल्कि एक दिन में सैकड़ों ज़िंदगियां भी निकल जाता है। अच्छा, खुशकिस्मती ये कह लें कि अब तक पाकिस्तान में कोरोना उस अंदाज से नहीं फैला, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, जिस तरह दुनिया के मुतादिद ममालिक को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अब तक 4000 से ज़्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 4000, ये कम तादाद नहीं है। 4000 अफराद इस कोरोना का शिकार हो चुके हैं और कई अमवात भी हुई हैं। कई लोग जान की बाजी हार गए हैं इस कोरोना की वजह से। चीन के बाद जो ममालिक सबसे ज़्यादा इस वबा का निशाना बने हैं, उनमें अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर कहलवाता है, अमेरिका शामिल है, इटली शामिल है, स्पेन शामिल है। लेकिन अमेरिका और यूके में कोरोना के केसेस में अब कमी आना शुरू होगी। अगर अमेरिका और यूके की बात की जाए, जितनी तेज़ी से कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही थी वहाँ पर, वो अब थम रही है। क्या वजह है कि चीन ने इस पर 76 दिन में काबू पा लिया? और वो क्या गलतियाँ इटली की हुकूमत और अवाम से हुई जिनकी वजह से इटली को कोरोना ने कब्रिस्तान बना दिया? अमेरिका में इस वक्त क्या सिचुएशन है? करंट जो सिचुएशन है, सूरत हाल, क्या लॉकडाउन के समरात वहाँ मिलना शुरू हो चुके हैं? और यूके की अगर बात करें तो वहाँ पे कोरोना के मरीज़ों की तादाद में कमी आई है, तो इसमें हुकूमत और अवाम का कितना किरदार है? इन तमाम सवालात के जवाब आज तलाश करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद होंगे, इनमें हमारे एक नुमाइंदे भी हैं और 2 सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इन ममालिक से आज हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद होंगे जो हमें बराह रास्त ममालिक से अपडेट देंगे, हमें बताएंगे, हमें आगाह करेंगे कि इस वक्त वहाँ पे कोरोना से रिलेटेड क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो वहाँ के हालात ख़ुद देख रहे हैं। इटली से मैं ज्वाइन किया है शाहिद मलिक साहब ने। शाहिद मलिक, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि यूके से हमारे साथ जो मौजूद होंगे वो हमारे नुमाइंदे हैं जी, मीर इकराम, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है नासिर खान साहब ने, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने ज्वाइन किया। मीर इकराम और शाहिद मलिक और नासिर खान, आप तीनों से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। सबसे पहले शाहिद मलिक, मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि इटली, तमाम लोग डर जाते हैं जब इटली के बारे में ख़बर आती है, एक चला गया दूसरा चला गया, क्योंकि इंसानियत के नाते अगर हम बात करें तो जितनी हमें अपने मुल्क की फ़िक्र है, पूरे ममालिक की हमें फ़िक्र है। मैं जब भी दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करते हैं, जो भी दुआ करता है, हम यही कहते हैं ना कि कोरोना से दुनिया को निजात मिल जाए। हम सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं करते, क्योंकि जो भी जा रहा है इस बीमारी से लड़के, जो भी दुनिया को छोड़ के जा रहा है, उनके जो लवाहिकीन है, तमाम लोगों की तकलीफ़ एक ही है। कोई किसी भी मुल्क में रहता हो, तकलीफ़ एक ही है, इंसान है, अजियत से गुजर के जा रहा है। अगर तो आप ज़रा बताइएगा, इटली में आप मौजूद हैं, इटली में जो इतनी तेज़ी से अमवात हो रही हैं, आपने देखा, आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, आपको क्या नज़र आता है कि एग्जैक्ट वजह क्या बनी? क्यों इटली में इतना ही वायरस फैला? क्या इसमें अवाम की गैर संजीदगी कह सकते हैं, या हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात नहीं किए, या कोई और वजह भी है? जी शुक्रिया डॉक्टर फिज़ा। इटली की जो सबसे बड़ी गलती हुई उसकी लॉकडाउन में ताख़ीर थी, जो कि पहले सूबे में 3 केस जब आए तो उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन में ताख़ीर की गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट ने सीरियस लिया तो उसके बाद अवाम ने इसको सीरियस नहीं लिया।
और सबसे बड़ी गलती अवाम ने की कि अब गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो अवाम ने पार्कों की तरफ रुख कर लिया, सुपर मार्केटों की तरफ चले गए। उन्होंने समझा वे छुट्टियां आ गई हैं, हम छुट्टियां मना लें। तो वो छुट्टियां मनाते ऐसे एक दूसरे से आगे वायरस फैला कि आज इटली में आज के दिन सिर्फ 610 अमवात हुई हैं और ये टोटल अमवात जो हैं आज तक तकरीबन ये ये तकरीबन 1970 के करीब और टोटल अमवात हो चुकी हैं 28,000 के करीब, 28,000 के करीब। अच्छा, तो उसके अलावा जो बड़ी गलती थी, जो मेन वजह एक और भी इसकी सामने आई है इटली में, वो ये है कि इसमें यहाँ पे जो पेंशन जरा लोग हैं, जो ओवर 70 लोग हैं, वो ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से जो लोग पहले ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे या ओल्ड होम में थे, केयरनेस में थे, उन पे इस बीमारी ने बहुत ज्यादा असर किया है। इसके साथ साथ 300 बच्चे इससे मुतासर हुए हैं। कल एक बच्चे की डेथ हो गई है, 4 साल की उम्र का बच्चा था। तो इसके साथ तकरीबन 300 के करीब जो डॉक्टर हैं, वो इससे मुतासर हुए हैं और आज तक 55 डॉक्टर की बमा नर्सें अमवात हो चुकी हैं, जो एक बहुत बड़ा लॉस है इटली के लिए, क्योंकि इटली के पास पहले ही बहुत ज्यादा डॉक्टर कम थे। तो इसको ये दो बड़ी मेन वजह थी कि एक गवर्नमेंट ने इसको ताखीर की लॉकडाउन में और दूसरा अवाम ने सीरियस नहीं लिया। जी डॉक्टर फिजा। ठीक है, मैं यूके का रुख करती हूँ। मीर इकराम हमारे साथ मौजूद है। मीर इकराम, आपसे पूछना चाहूंगी कि बरतानिया के वजीर आजम भी इस मरज़ का शिकार हो चुके हैं, बोरिस जॉनसन, और यूके हुकूमत इस वक्त आपको क्या इकदाम करती हुई दिखाई दे रही है? साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जब उनका जारी बात है एक प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का, वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाए तो लोगों का मोराल डाउन होना शुरू हो जाता है, कह रहे वो भी नहीं बचा तो हमें भी ना हो जाए। ये आम मैं साइकी बता रही हूँ आपको, इंसानों के इंसान वहाँ भी रहते हैं, उनकी भी ये सोच होगी। आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। यूके के प्राइम मिनिस्टर यकीनन इस वक्त हैं हॉस्पिटल में, लेकिन ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने डिसीजन लिया था। देखिए, सियासी हुक्मरान जो फैसले करते हैं वो फिर कामों को भुगतने पड़ते हैं। अभी यही सूरत हाल इस वक्त बरतानिया में है, पूरे बरतानिया में। यहाँ पे बहुत ही खौफनाक कह लूं या एक वहशतनाक सूरत हाल इसलिए है कि देखिए कि इस वक्त डॉक्टर्स, नर्सेज सब इस चीज की भी डिमांड कर रहे हैं, जो बेचारे मर गए, कुछ मरे हैं, कि हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है। जहां ब्रेक्सिट के वक्त इन्होंने एक फैसला किया था कि हमें अब यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, लेकिन ये तमाम असरात इस वक्त एनएचएस पर पड़ रहे हैं जो इन्होंने फैसले किए। अब अगर मैं तादाद बताना शुरू करूं आपको कि आज इतने मर गए, कल इतने मरे थे या अभी ये, लेकिन दर हकीकत यहाँ पे रोजाना के हिसाब से रोजाना अब 750 आज 24 घंटे में फौत हुए हैं, 750, 8,000 के करीब अमवात की तादाद हो गई है। लेकिन ओवरऑल जो अवाम है ना, वो यहाँ पे बहुत परेशान है। रोज इनकी आज कोबरा मीटिंग थी, गवर्नमेंट के जितने बैठे हैं जी, रोज कोबरा मीटिंग हो रही है। कोबरा मीटिंग में क्या कर रहे हैं बैठ के? कोबरा मीटिंग में ये आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बस थोड़े से भाषण दिए जो राजनीति के होते हैं, और अवाम मुतमईन है। लेकिन यहाँ की अवाम सारी इस बात को समझ रही है कि ये चीजें अब सामने आना शुरू हो गई, पहले सामने नहीं आई थी। कुछ डिसीजंस गलत लिए गए जो फिर माने इनके हेल्थ सेक्रेटरी ने कि हम लेट हो गए। हम पहले इन्होंने अनाउंस किया था डिले, कि जो फर्स्ट अनाउंसमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की जो कि हम डिले करेंगे और हम डिले टैक्टिक्स यूज करके तो मुकाबला करेंगे कोरोना वायरस का। लो, ये फेलियर हुआ इनका। अब उसका नतीजा है कि मुर्दा खाने कम पड़ गए, इतने लोग फौत हो रहे हैं। तो काफी सिचुएशन यूके की जो ना बड़ी डिफिकल्ट है इस वक्त। मैं आपको मजीद भी बताऊंगा इसमें यकीनी तौर पे। अच्छा मीर इकराम, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कभी जुमला बोला था, आपने कहा कि उनके पास इक्विपमेंट पूरे नहीं थे। तो अगर हम बैठ के सोचें, यहाँ पे जारी बात है हम इतने बड़ा मुल्क नहीं है, हम अभी भी स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं पाकिस्तान की अगर बात करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन ममालिक की लिस्ट में आने की। लेकिन यूके के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है एक बड़ा मुल्क, वहाँ पर भी अगर कमी हो सकती है किसी चीज़ की, ये बात ज़रा पाकिस्तानी जो भी टीवी पर देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको ज़रा समझाइएगा। आप मेरा सवाल समझ रहे हैं ना कि एकदम से यकीन नहीं आता कि वहाँ पे भी कमी हो सकती है, वहाँ पे भी इस तरह के मसाइल। मैं एक बात जरूर, मैं आप डॉक्टर फिदा, पाकिस्तान इस वक्त शाबाश देनी चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, यानी बिल्कुल देनी चाहिए। बिल्कुल, दुनिया में अगर नंबर 1 है ना इस वक्त तो पाकिस्तान है। इधर के अखबारों में इस पे आर्टिकल आ गए हैं कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी वेलफेयर स्टेट नहीं है, लेकिन लोगों ने, अवाम ने प्रूव कर दिया है कि इस मुश्किल घड़ी में अवाम कैसे एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है। तो नंबर 1
नंबर 2, पाकिस्तान ने राइट टाइम पे राइट एक्शन लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, काफी बचत हुई है कि अभी लोगों, अगर जहां तक है इक्विपमेंट्स की आपने बात की, तो इस वक्त एनएचएस की जो सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर अभी एक रिसेंटली एक बांग्लादेशी डॉक्टर थे, वो फौत हो गए कोरोना से लड़ते लड़ते, यंग डॉक्टर थे। उन्होंने एक लेटर लिखा मरने से पहले प्राइम मिनिस्टर के नाम कि प्लीज नर्सिस को और डॉक्टर्स को इक्विपमेंट्स दें। यहाँ की यूके की जो सूरत हाल है ना, ये तो मीडिया पे भी आ गई है, अखबारों में भी आ गई है कि लोग एनएचएस में जाते हैं, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल डरते हैं हॉस्पिटल जाने से कि भाई सूरत हाल बहुत खौफनाक है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं डॉक्टर फिजा आपके हवाले से बताऊं कि यूरोपियन यूनियन ने अभी रिसेंटली 2020 में, यानी ये मार्च 2020 में एक स्कीम निकाली यूरोपियन यूनियन ने कि भी वेंटिलेटर जितने हैं, इतने वेंटिलेटर्स, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स ले लिए जाएं, जो सूरत हाल जब बिगड़ी। तो ये जो हमारे सियासी पंडित हैं यहाँ के, उन्होंने क्या फैसला किया कि पहले तो उन्होंने एक्सक्यूज दिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से कि हमें ईमेल नहीं मिली, जो एक आप कह लें कि सियासी तौर पे जवाब दिया गया। उन्होंने लेने में नाकाम हो गए, वेंटिलेटर नहीं दिए। अब उसका नतीजा ये निकल रहा है, आप डॉक्टर हैं, समझती हैं अस्थमा के जो मरीज हैं वो किस अंदाज में फेस करते हैं इस कोरोना को। तो सबसे ज्यादा जो लोग मर रहे हैं उनमें अस्थमा के मरीज भी हैं। अटैक हुआ क्योंकि उनका ऑलरेडी सांस का मसला है। बिल्कुल। तो अब यूके में जो सूरत हाल है, यूके में सिर्फ एक वसाइल नहीं है, यहाँ पे भी इलीगल इमिग्रेशन, जिनके पास इमिग्रेशन नहीं है, जो इलीगल है, वो लोग अलहदा मसाइल का सामना कर रहे हैं कि हुकूमत तो अपना कर रही है, लेकिन वंस अगेन आपकी बात। अच्छा मेरी कलाम, ठीक है, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही हूँ आप तीनों की आवाज़ नाजरीन तक पहुँचे, जो बोल न्यूज़ देख रहा है, जो हमारा प्रोग्राम देख रहा है, तब तमाम लोगों तक आवाज़ पहुँचे। अब मैं ज़रा नासिर खान को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर आप दोनों को दोबारा बोलने का मौका देती हूँ। नासिर खान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अमेरिका की जब बात करते हैं तो आप यकीन जाने मेरे पे तो मुँह को चढ़ गया कि सुपर पावर, जब हम बात करते हैं हम कहते हैं सुपर पावर अमेरिका। अब सुपर पावर अमेरिका के जो हालात हैं, अचानक दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया और सुपर पावर अमेरिका बन गया पहला मुल्क जहाँ कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। क्या ट्रंप हुकूमत इसको सही से नहीं समझ रही, या आप देखते हैं कि जो अमेरिका की अवाम है वो बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही है या एहतियात नहीं बरत रही है, या आपको इसके अलावा कोई और वजह भी नज़र आती है इसके इतना फैलने की? देखिए डॉक्टर साहब, आपने अपने इंट्रो में जैसे कहा था कि एहतियात बड़ी ज़रूरी है। ये जो जंग है ये हॉस्पिटल्स में लड़ी जा रही है, उस पर एहतियात की बड़ी शदीद ज़रूरत थी, जो कि देखा गया कि गवर्नमेंट लेवल पे भी और अवाम के लेवल पे भी जो है वो पूरी नहीं की जा सकी। उसका मैं आपको रीज़न बताऊं, जो कल की तहकीक है उसमें ये बात सामने आ रही है कि जब इन्होंने लॉकडाउन का फैसला नहीं किया, जो कि अभी तक आप देखें कि इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट्स हैं अमेरिका के, वो अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ पे आ रही हैं। तो शुरू में तो जितने भी यूरोपियन ममालिक से स्पेशली जो लोग आए उनकी वजह से ये वायरस फैला। अभी जो यूएसए की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं पहले वो आपको ब्रीफली बता दूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख के करीब लोग इन्फेक्टेड हैं, 16,000 के करीब जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क अलोन जो है वो 1,70,000 से इस वक्त क्रॉस कर चुका है इन्फेक्टेड लोगों में, और इसमें तकरीबन 7,100 के करीब जो है वो फिगर कोट किया जा रहा है जिनकी डेथ्स हो चुकी हैं। अब जो इस हवाले से मैं पाकिस्तानी जो हमारे काफ़ी लोग हैं जो कंसर्न है कि जो पाकिस्तानी जो हमारी कम्युनिटी वहाँ पे आबाद है, अब जो पाकिस्तानी निजात जो अमेरिकन है, उनकी सिचुएशन जो है वो मेरी कौंसल जनरल जो आयशा असलम है पाकिस्तान में न्यूयॉर्क में, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बड़े एक फिगर दिया जो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था। वो फिगर उन्होंने मुझे ये बताया कि तकरीबन 100 के करीब, 80+ का मतलब है कि 100 के करीब जो पाकिस्तानी सिर्फ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के इलाके में, ये 2 स्टेट्स में ये जहाँ भाग हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तानी जो कम्युनिटी, वेरी सैडली, लेकिन ये फैक्ट है जी। और जहाँ तक बात है कल के दिन में आपने कितनी तादाद बताई, जरा दोबारा दोहरा दीजिएगा जी। 80+ जो कौंसल जनरल है हमारी न्यूयॉर्क में, उन्होंने हमें ये ब्रिटेन में, बल्कि मुझे उन्होंने व्हाट्सएप किया है कि जो फिगर्स हैं हमारे पास वो 80+ में। आप ये मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूँ सिर्फ 2 शहरों में, न्यूयॉर्क 2 स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में। और ये अभी पीक, अभी जो इसका पीक है वो आपने अभी इसको बता रहे हैं कि 15 अप्रैल तक इसका पीक भी चलेगा। तो इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ग्रिम और बड़ी नाजुक सी सिचुएशन है इस वक्त जो अमेरिका में, और उसकी वजह यही है कि एहतियात नहीं की गई। एहतियात इस तरह नहीं की गई कि एयरपोर्ट जो है वो अभी तक खुले हुए हैं, स्क्रीनिंग नहीं हो रही लोगों की वहाँ पे। जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग भी नहीं की इन्होंने शुरू में, और तकरीबन 5 से 7 हज़ार के केसेज जो हैं वो तकरीबन आप देखिए उससे ज़्यादा भी वो केसेज जो है सामने आ रहे हैं। अच्छा नासिर, आपकी बात से क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि अमेरिका में लोग ट्रैवल करके बहुत आते हैं और एयरपोर्ट के जरिए, जारी बात है, जो लोग आ रहे हैं वो बीमारी को लेकर आ रहे हैं, आपका ये कहना है?
जी यही तहकीक सामने डॉक्टर साहब यही आई है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो ज्यादातर इसको कैरी करके लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात है, आप ये भी देखें कि न्यूयॉर्क बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जो है वो शहर है और स्टेट है। यहाँ पे तकरीबन 70 से ज्यादा ममालिक के जो लोग हैं वो रहते हैं, और वो अपने मुल्कों में जो लोग गए हुए थे या जो विजिटर्स आए थे यहाँ पे, न्यूयॉर्क बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है विजिटर्स की। तो जितने लोग यहाँ से बाहर से आते रहे और जिनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर्ली नहीं होती थी, समझ आ रही है ट्रम्प वैसे तो बड़ा इंटेलिजेंट बनता है, बड़ा ज़हीन बनता है, कोशिश करता है कि उससे ज्यादा ज़हीन कोई है ही नहीं। तो मुझे बताइएगा कि ट्रम्प को अगर इतनी समझ नहीं है कि एयरपोर्ट्स अगर बंद कर देने चाहिए या फिर बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स कर देनी चाहिए, क्यों ये इकदाम नहीं उठाया जा रहा? आपको क्या वजह नजर आती है? क्या ट्रम्प बहुत स्टूपिड है? देखें, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात है तो उनकी तो बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है अमेरिका में। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, बड़े अफसोसनाक सिचुएशन है। अब मैं आपकी ये तो एयरपोर्ट्स की मैंने सिचुएशन बताई, मैं अब दूसरी तरफ लेके जाता हूं। जो सबसे I'm sorry, मैं बात आपकी समझ नहीं सका। जी मैंने कहा कि देखिए ट्रम्प जो खुद अपनी बात को बहुत सीरियस ले जाते हैं ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है अपने आप में, तो कोई और नहीं लेता। देखिए उन्होंने सीरियस नहीं लिया, जिसका नतीजा अब सबको भुगतना पड़ रहा है। बजाय इसके कि उन्होंने वो सीरियस लेते और एक पूरी कौम को इकट्ठा करते, उन्होंने बल्कि डिवीजन जो है ना वो क्रिएट कर दिया पूरी एक कौम में। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स एक तरफ हो गए। अब आप देखें कि इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन ये हो चुकी है कि जो लोगों के पास जो प्रॉमिस किया गया था एक $2 ट्रिलियन का पैकेज लेकर आए थे ट्रम्प साहब, उसको अप्रूव भी कर दिया हाउस ने, और वो पैसे भी डिस्पर्समेंट होगी गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज उनके पास। लेकिन अभी तक एक पैसा भी, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि अभी तक एक पैसा भी आवाम तक नहीं पहुंच सका। ना तो जो वन टाइम जो पेमेंट की जो ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है नासिर। जी मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि लोग फूड स्टैंड्स पे और यहाँ पे राशन के, और हमारे बल्कि मैं आपको बताऊँ कि कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे तंजीमें इकना वगैरह या और जो फलाई तंजीमें मुसलमानों की, वो यहाँ पे राशन तकसीम कर रही हैं। आप यकीन करें कि ये सिचुएशन मतलब इस तरह की सिचुएशन है कि आप यकीन नहीं कर सकती। और अभी तक एक पैसा किसी के अकाउंट में नहीं आ सका। हालांकि जितनी बड़ी और जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको ऑलरेडी जो है वो फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन एक आम आदमी जो पैनिक होके पहले स्टोर्स में गया और उसने सारी सफाई कर दी शेल्फ की, कुछ भी नहीं, आपको ना सैनिटाइजर मिल रहा है ना अब, और अभी तक नहीं मिल रहा आपको। अच्छा, अब जब उनको जब खाने पीने की अशिया की जरूरत पड़ी तो अब अपनी सेविंग अकाउंट्स में जा रही है। ये बड़ा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो आपको जो है ना इसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि अमाउंट जितनी भी लोगों की सेविंग्स में पड़ी हुई थी वो विड्रॉ करना शुरू हो गए। बैंक्स जो है वो लोग क्रेडिट कार्ड के अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे, लोग अपने रेंट्स नहीं पे कर पा रहे। लोगों ने मतलब कुछ बैंक्स ने उनके लिए कुछ फैसिलिटीज इशू की हैं कि आप थोड़ा सा डेफर कर दी उन्हें पेमेंट्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त लोगों के पास अमेरिका के अंदर ग्रोसरी खरीदने के पैसे नहीं हैं, और वो लोग देख रहे हैं अपने हुकूमत की जानिब। और जो ट्रम्प जो आप बता रही थी कि अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, अक्लमंद समझते हैं, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूं, ठीक है शाहिद मलिक, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूं। अगर इटली की बात करें तो वहां पे जो आवाम की बुनियादी जरूरियात हैं, क्या इटली की गवर्नमेंट जो है वो जरूरत पूरी कर रही है? जिस तरह नासिर ने वहाँ की सिचुएशन बताई अमेरिका की, वहाँ पे भी हालात ऐसे ही हैं। साथ ही मैं पूछना चाहूँगी टेम्परेचर के बारे में जरा बताइएगा कि कैसा वहाँ पे इस टाइम पे दर्जा हरारत है? क्या दर्जा हरारत भी हम कह सकते हैं कि वो भी वजह बन सकता है कोरोना के फैलने की? जी डॉक्टर फिजा, मैं एक चीज की तस्दीक कर दूं, आज तक जो टोटल अमवात हुई हैं वो 18,279 हैं, और इसके साथ जो टेम्परेचर है आज का वो 18 से 20 है, लेकिन ये पिछले दिनों में बहुत ज्यादा डाउन रहा है, 12 से 15 तक रहा है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक आपके चैनल के तवज्जुह से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सबसे पहले बोल्ड टीवी ने जो ओवरसीज यूरोप की आवाज़ उठाई वो बहुत बड़ा इशू है, जो मैं आज दोबारा आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग यहाँ वफात पा चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इटली में, स्पेन में और फ्रांस में, उनकी मैयतें मौजूद हैं, लोगों ने सर्द खानों में रखी हुई हैं, और वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं कि कब उनको इजाज़त मिले और वो अपनी प्यारों की डेड बॉडी उनके वालिदैन तक, उनके बहन भाइयों तक ले जा सकें, ताकि आखिरी जो इस्लामी रवायात के जरिए उनको दफन किया जा सके। ये बहुत बड़ा इशू है जिस पे कल सिराजुल हक साहब ने भी और सेनेटर जवेद अब्बासी साहब ने भी इस पे जिक्र किया है मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो सबसे पहले ये बोल की तरफ से यूरोप की ओवरसीज कम्युनिटी के लिए ये नुक्ता उठाया गया। तो इसमें मैं दोबारा आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट की नज़र यूरोप की तरफ करवाना चाहूँगा कि जब फंड लेने का वक्त हो तो यूरोप के हर जो जितने ओवरसीज हैं वो फंड देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हत्ता कि इस डिजास्टर में भी हमारी कौंसलेट में आ चुके हैं कि हमें पाकिस्तान के अकाउंट में फंड दिए जाएं। तो जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, जैसे मैनचेस्टर की तरफ
और ये कनाडा की तरफ, चाइना की तरफ फ्लाइट चलाई गई हैं, तो मेरी ये गुजारिश है कि PIA की फ्लाइट को इटली के लिए और यूरोप के लिए दोबारा बहाल किया जाए, चाहे एक फ्लाइट को ही बहाल किया जाए, ताकि जो लोग ये डॉक्टर साहब, अभी आपके प्रोग्राम के दौरान मुझे मैसेज आया, ये गुजर खान साहब के एक 35 साल के नौजवान हैं जो पिछले 3 हफ्ते से ब्रेन हेमरेज की वजह से वफात पा चुके हैं और उनकी डेड बॉडी जो है वो सर्द खाने में पड़ी है। तो उनके खानदान ने मुझसे रब्ता किया, तो इतनी काफी ज्यादा मैयतें हैं जो इटली में, फ्रांस में और स्पेन में तकरीबन ये 50 के राउंड अबाउट हैं इस वक्त। जो लोग, आपको पता है यहाँ पे कब्रिस्तान का जो मामला है, मुसलमानों के कब्रिस्तान नहीं है और उसके आगे बहुत ज्यादा होलनाक इंकशाफात हैं। जब मुसलमान की मैयत को दफनाया जाता है तो सारे लोग अपने वतन का मुंह देख रहे हैं। पाकिस्तानियों की ये बताइएगा कि उनमें से बहुत सी की जो वजह है डेथ की बनी, वो कोरोना के अलावा आप बता रहे हैं कुछ और भी इश्यूज थे, जैसे इनका आपने बताया कि इनको ब्रेन हैमरेज हुआ। जी, इसमें 4-5 ऐसे लोग थे कि जिनमें 1-2 जो है दिल के हार्ट अटैक की वजह से वफात पा चुके हैं और कुछ लोग ऑलरेडी 2 से 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। वजह मौत कोरोना के अलावा बनी कोई, ठीक है। हाँ, लेकिन जो कोरोना वायरस के मरीज हैं वो भी WHO ने 20 घंटे के बाद उनको क्लियर किया है कि 20 घंटे के बाद मैयत से ये वायरस खत्म हो जाता है। तो आज पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों नहीं इजाजत दे रही पाकिस्तान में अपने प्यारों के पास मैयतें पहुंचाने के लिए? PIA की फ्लाइट प्लीज दोबारा बहाल की जाएगी। पॉइंट रेस किया, ठीक है जी। मैं मीर इकराम की तरफ जाना चाहती हूँ, फिर मुझे आप तीनों का शुक्रिया कहना है। ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, ब्रिगेडियर गजनफर साहब। जी मीर इकराम, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। बरतानिया के हवाले से सुनने में ये आ रहा है, चूंकि आप वहाँ रहते हो तो आप बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं फैक्ट एंड फिगर के साथ। ये सुनने में आ रहा है कि केसेस में कमी आ रही है। अब उसकी वजह आपको क्या नजर आ रही है? क्या अवाम का रवैया बहुत अच्छा है, अवाम कॉपरेट कर रही है? और मेरे ख्याल से यहाँ पे अवाम का कॉपरेट करना, मैं बार बार कहती हूँ, बनता है, क्योंकि अवाम ने अपने लिए, अपनी जान के लिए, अपनी फैमिली की जान के लिए कॉपरेट करना है, किसी पर एहसान नहीं करना। क्या कहते हैं आप? और वहाँ के टेम्परेचर का भी बता दें जरा। अच्छा, टेम्परेचर से पहले लेता हूँ, शुरू करता हूँ। टेम्परेचर जाएगा 26-25। अब बैंक हॉलीडेज आ रही है, ईस्टर बैंक हॉलीडे है, ठीक है, फ्राइडे, फिर आगे। तो एक मसला गवर्नमेंट के लिए ये बनेगा, ये अगले 3 दिन जो है, 4 दिन, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंज है उनका यहाँ पे, क्योंकि अब लोग बाहर निकलेंगे। जहां तक ताल्लुक है अवाम का ताबुन करने का, देखिए इधर का सिस्टम ऐसा है कि अवाम हमेशा बात मान लेती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ वो फॉलो करती है। ये यहाँ के सिस्टम के साथ सबको सीधा कर दिया सिस्टम ने। लेकिन जहां तक ओवरऑल केसेस का कम सामने आना, तो मैं समझता हूँ कि केसेस का कम नहीं, बल्कि ये तो जो अभी यहाँ के एक अखबार गार्डियंस का अगर आर्टिकल आप पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि आगे चल के ये बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब होगी, क्योंकि अब जाकर जिस तरह की सूरत हाल सामने आने वाली है, क्योंकि आज भी जो इन्होंने कोबरा मीटिंग की और रिजल्ट्स उसके जो आगे आएंगे वो इन्होंने अनाउंस किया था कि मेंटली प्रिपेयर रहें लोग। अवाम बेचारी डरी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जिस तरह उनसे शुरू में अनाउंसमेंट की थी कि जी आपकी जो जॉबलेस लोग जो हो गए हैं ये करेंगे, सर्टिफिकेट की स्कीम लॉन्च करने का इन्होंने वादा किया था कि आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देन यू कैन ज्वाइन, आप अपने कामकाज में जा सकते हैं। कोई ऐसा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं, कोई ऐसी स्कीम शुरू नहीं हुई। 4% टोटल पॉपुलेशन की 4% से भी कम है जिसके अभी तक टेस्ट किए गए हैं। तो देखिए मसाइल यहाँ पर भी बहुत है। मैं अगेन पाकिस्तान को आपके तवज्जुह से शाबाश कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ कर बैठा है जो पूरे यूरोप में अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, जल्दी गवर्नमेंट उसमें कामयाब हो गई। हम तो देख रहे हैं, ये भी अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में केसेस कम है, लेकिन किसी भी मुल्क में अगर केसेस ज्यादा है, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई वहाँ पे मौजूद है, किसी भी मुल्क में सबसे बढ़ के बात कि तमाम इंसान है और किसी भी मुल्क में केसेस बढ़ते तो यकीन जानिए मुझे उतनी ही तकलीफ होती जितनी पाकिस्तान में बढ़ने से होती है कि पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं। तीनों जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, शाहिद मलिक साहब, मीर इकराम साहब और नासिर खान साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। आपने अमेरिका का, इटली और UK की करंट जो सिचुएशन है कोरोना को लेके, और इस मौके पर हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। हम इंसान हैं, हम बेबस हैं। एक कोरोना वायरस ने हमें ये ज़रूर बता दिया कि हम बेबस और कोई सुपर पावर नहीं है, पावर सिर्फ एक है और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। उनसे अब बस अल्लाह से दुआ करें कि इस वबा से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले, पूरी दुनिया को इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन जो करंट इस टाइम में मुल्क में चल रही है उस पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले बात करी थी कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक की सूरत हाल की। इटली से हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद थे, अमेरिका की सिचुएशन से भी आगाह की एक सहाफ़ी ने, और हमारे नुमाइंदे यूके से भी मौजूद थे जिन्होंने पूरी सिचुएशन से आपको आगाह किया। अब ज़रा मुल्क की सूरत हाल पर भी नज़र डाल लेते हैं जी। कोरोना वायरस के अलावा हमारे मुल्क में और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो अब सर उठा रहे हैं, जिनमें एक रिपोर्ट का जिक्र मुसलसल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो रिपोर्ट पब्लिक की है, जिसमें उनके अपने करीबी साथियों का नाम शामिल है, उसके बाद सियासत में एक बार फिर अगर मैं कहूँ कि हलचल मच गई तो गलत नहीं होगा। जबकि दूसरी जानिब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नाकामी के बाद, सही सुना आपने, नाकामी के बाद एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों में 144 अरब रुपये बाँटने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें बिला तफरीक हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद को 12,000 ईच। अच्छा जी, हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो इक़दाम किए हैं उन पर दुनिया ने तो तारीफ़ की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून किसी तरह आपको सेटिस्फाइड नज़र नहीं आएगी, किसी तरह आपको मुतमईन नज़र नहीं आएगी। और मुल्क में इस वक्त जो 2 जमातें दिखाई दे रही हैं, एक तहरीक इंसाफ और दूसरी पीपल्स पार्टी, यानी बल्ले वाले और तीर वाले आपको नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी अमली तौर पर भी सूबाई सतह पर अगर मैं कहूँ कि बेहतरीन इकदाम करी, आप लोग अग्री करेंगे, और साथ ही साथ ऑपोजिशन होने का एहसास भी दिला रही है। अगर हुकूमत की बात करो तो हुकूमत भी काबिल सताइश फैसले करती हुई नजर आ रही है, इस पर हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए, और तनकीद का जवाब भी भरपूर दे रही है। लेकिन इस पूरी सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का किरदार अगर मैं कहूँ कि बहुत ही अजीबो गरीब सा है, तो आप अग्री करेंगे। कायद बाहिर है, उनका इलाज है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। समधी बाहिर है, भाई के बच्चे फरारी हैं, इश्तिहारी हैं, वो भी बाहर हैं। मरीम नवाज़ खामोश हैं। क़यादत कौन कहाँ से कर रहा है समझ नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी के लिए एक बार फिर वादा माफ़ गवाने मुश्किल भी खड़ी कर दी है, और इसका अंजाम क्या होने वाला है। और इमरान खान अगर मज़ीद रिपोर्ट्स पब्लिक करेंगे तो उनके लिए और अपोजिशन के लिए क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करूँगी अपने मौजूद मेहमान से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, दिफाई तजियाकार, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम। सबसे पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब। कोरोना के बाद पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है तो वो रिपोर्ट डिस्कस हो रही है जो इमरान खान साहब ने पब्लिक की है। अब उस पर मुस्लिम लीग नून ने, आपने भी सुना होगा, आप हैरान भी होंगे मेरे तरह के, बार बार बयान बदले हैं और अब खामोशी छा गई। इसकी क्या वजह दिखाई दे रही है आपको ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। असल में तो पहले अगर आप बात करें तो मैं आउटराइटली तो पहली बात तो ये करूँगा कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जब हम कोरोना जैसी एक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, एक बीमारी से गुज़र रहे हैं, एक वबा से गुज़र रहे हैं, और उसके पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर आप दुनिया की अभी सिचुएशंस ले रही थी, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ आप वेस्टर्न जरीदों में जो रिपोर्ट्स छपी हैं और जो उनकी एक एनालिसिस आ रहा है, और जो उसको अगस्त तक उसकी पीक को लेके जा रहे हैं, और ये इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट पाकिस्तान के अंदर भी आएगा और आ रहा है, और इमरान खान साहब बारहा उसका इजहार कर चुके हैं। तो पहले तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इस सिचुएशन में इस रिपोर्ट की पब्लिकेशन को थोड़ा डिले करना चाहिए था, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर पहली बात तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो माजी में ना होती रही हो। अगर आप रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ सब्सिडी की बात करें तो यहाँ तो 3 अरब की सब्सिडी का जिक्र हो रहा है। अगर आप पुरानी हुकूमत, ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली की हुकूमत के दरमियान की स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो वहाँ आपको 22 बिलियन की सब्सिडी का जिक्र मिलेगा, और सब्सिडी पहली दफ़ा तो दी नहीं गई। अब मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि जो जिनको सब्सिडी दी गई है या जो कुछ हुआ है वो सही है, लेकिन ये टाइम नहीं था इस रिपोर्ट को मेरे नज़र में पब्लिश करने का। वी कुड हैव डिलेड इट फॉर अनदर मंथ और सो अनदर, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब किसी चीज़ को चाहे वो उनका हवारी हो, चाहे वो उनका जानने वाला हो, वो उस चीज़ को छुपाते नहीं हैं, तो इसलिए रिपोर्ट सामने आ गई। अब इसके ऊपर पहला जो रिएक्शन मुझे बड़ा दुख हुआ, और आई डोंट नो, मुझे मतलब जोहला मैंने बहुत देखे हैं, जाहिल मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन बात पढ़े लिखे जाहिल जब इस चीज़ का इजहार करते हैं, और शायद तौर पे वो जो आपके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हो, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी का आप जिक्र करें, जो 14 रुपए की LNG लेके आए हैं,
और 4 रुपये जो जबकि दुनिया में इससे कम की वो बहुत मिल रही थी। जो कॉस्ट आप LNG के ऊपर पे कर रहे हैं, जो रोज़ाना आप ख़र्चा पे कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करे तो आपकी और मेरे जो है वो अपना वो हेयर रेजिंग रिपोर्ट वो होगी। लेकिन वो बैठ के कहते हैं कि ये तो प्रेस में लीक हुई है तो गवर्नमेंट ने लीक कर दी। अब आप बताइए इस बेवकूफ़ाना, इस अहमकाना, इस जोहलाना, इस बाइस किस्म के सवाल का क्या मैं जवाब दूँ? जब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अंदर गवर्नमेंट के जो सरकर्दा लोग हैं उनके नाम हैं, और जो वो जहांगीर तरीन साहब इंटरव्यू दे के कहते हैं कि हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने सब्सिडी ली, बट वो ये भी कहते हैं कि उसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। अब उसके आगे इमरान खान साहब कहते हैं इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आएगी। तो उसके ऊपर अगर आप इस किस्म का स्टांस लें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी ज़माने में किसी हीरोइन में पकड़े गए हों, वो मतलब राना सनाउल्लाह जो जिसको उसकी पार्टी के लोग कहते हैं कि कातिल है, उसकी पार्टी के लोगों ने कहा, वहाँ पे जो अब आबिद शेर अली और आबिद शेर अली के जाने उन्होंने क्या और क्या उसकी रेपुटेशन उस इलाके में, वो आके बात करना शुरू कर दे और वो इस क्राइसिस में ये कहना कुछ शुरू कर दे कि जी जहाज़ चला गया तो ये हो गया। तो वो जो जहाज़ नवाज शरीफ लेके गया अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, जब तक वो लंदन में रहा, तो काम है हर बात में तनकीद करना, हर बात में से बात निकालना, कोई बात छोड़ना ना। लेकिन इमरान खान साहब के कुछ अपने लोग भी तो हैं ना जो कोई ना कोई चंद चढ़ा देते हैं। आप क्या कहते हैं? मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से कोई ना कोई अंदर ऐसे लोग हैं ना जो ऑपोजिशन ही साबित हो रहे होते हैं, नियतन नहीं, पता नहीं बेवकूफ़ी में कहते हैं, मासूमियत कह देते हैं। चले देखिए ना, पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पाया जाता है और उसके अंदर मुख्तलिफ इशूज़ पे लोग ख़ास तौर पे जब आप जहांगीर तरीन साहब का जिक्र करें तो उनकी चूँकि क्लोजनेस थी इमरान खान साहब के साथ, और मैं कहूँगा उसने PTI के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। जहांगीर खान तरीन वन ऑफ द बिगेस्ट टेयर पेयर ऑफ पाकिस्तान, तो अगर उसने पॉलिटिकल एफिलिएशन में काम किया तो उसमें PTI के लिए काम करने में क्या बुराई थी? अगर उसने सब्सिडी ली, उसने एक्सेप्ट किया कि हमने सब्सिडी ली है। लेकिन ये तो हम इस वक्त जिस पॉलिटिकल वो उसमें एक कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं, ये उसका टाइम नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, और इसको अगर हुई है तो इसको एक असूल के मुताबिक, एक कायदे के मुताबिक, जो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक लेके चलना चाहिए। और वो इमरान खान ने कहा है कि मैं चलूँगा, लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी के अंदर जाके लोग, वो शेख रशीद साहब जाके रोज़ उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और जो रेलवे के बजाय उनको हर टॉपिक याद आ जाता है, तो आप मुझे बताइए फिर यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे तो एक इस क्राइसिस में जब आप कोरोना की जैसी थ्रेट से आपने एक और फ्रंट शुरू कर दिया है। दुनिया में फ्रंट कम हो रहे हैं, लोग एक डायरेक्शन में होकर जाके लड़ रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ जो है उसको डाइवर्जेंट एक्सेस पे लेके जा रहे हैं। तो ज़रूरत तो इस अमर की है कि सारे लोग जो पार्टी के हेड हैं वो भी, जो किसी अदारे के हेड हैं वो भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड, एक तो वो लोगों को ये एजुकेट करें कि इस ख़तरे का लेवल क्या है। दूसरा, जो आपने गरीब लोगों की मदद करनी है, जो कफ़ालत करनी है, उसकी तरफ तवज्जो दें। तीसरी तौर पे ये है कि अपने अपने इलाकों में, जैसे अभी आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है और उसके साथ साथ वहाँ पे आपके इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको जो लोकल्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करें। और हस्पतालों के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिस तरह अस्पतालों को गवर्नमेंट रीकैप करने की कोशिश कर रही है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको अपने बैक हैंड पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें इस वक्त देखिए, जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुछ कर रही है और करने की कोशिश कर रही है, इसी तरह KPK में या पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो भी आपने देखा। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है, जो असूलन तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। 2 महीने पहले हमें इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एहसास प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी याद होगा, और कौन कौन उससे मुस्तफ़ीद होता रहा। इतने गरीब लोग कि किसी के पास लैंड क्रूज़र थी, किसी के पास सिविक गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी आपको पता ही होगा सारा मामला। अगर खुदा ना खासा एहसास प्रोग्राम भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बन गया तो क्या गारंटी के नहीं बनेगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि कल उस्मान बसरा साहब PTI से मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए थे और मुझे ब्रेक में बता रहे थे, ऑन एयर उन्होंने बात कहनी थी, पता नहीं भूल गई होगी उनको, मुझे भी याद नहीं रही। उन्होंने कहा कि खातून जिसने 40 या 45 किलो आटा इकट्ठा किया हुआ था
वो उनके जान पहचान वाले किसी स्टोर वाले के पास गई, उसने कहा कि गाय आटा खरीद लो। यानी ऐसे लोग भी वहाँ फिर रहे हैं सड़कों पे जो कि बाकायदा अभी सिचुएशन को कैश करवा रहे हैं। फिर उसने आधे रेट पे कहा कि आप आधे रेट पे खरीद लो। अब जिस स्टोर वाले को आधे रेट पे बेचेगी, क्या पता कोई दुकानदार खरीद ही ले। असल में फिजा देखिए, ये मैंने बारहा मैं कहता हूँ कि ये जो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं इसमें एक इंटरेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की पब्लिक के साथ और पब्लिक की गवर्नमेंट के साथ। आपने एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया, उससे पहले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से जब जाना जाता था, तो आप मुझे ये बताइए कि पैसा आपका, पैसा मेरे टैक्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो पब्लिक टैक्स दे रही है वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, या जो वर्ल्ड बॉडी कोई अगर मदद कर रही है वो पैसा आ रहा है, नाम आप लिंक कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। भैया आप उसको क्यों नहीं एक जनरलाइज किस्म का नाम देते? या तो अगर वो पीपल्स पार्टी उस पर डोनेट कर रही थी तो तब तो उसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो सकता था। पीपल्स पार्टी तो नहीं डोनेट कर रही थी ना, या कोई और उसी बेनज़ीर के नाम पे जरदारी साहब ने, बिलावल ने पता नहीं कितने वोट मांग लेने हैं। प्रोग्राम उसका नाम बिल्कुल, जिसमें भुट्टो आज तक जिंदा है। हाँ। लेकिन उसमें हुआ क्या? आपने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है ना कि उसकी जब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से चल रहा था तो वहाँ तो ग्रेड 22 के, ग्रेड 18 के, ग्रेड 19 के, ग्रेड 22 के अफसर थे जो उससे वो 5,000 रुपए लेते थे, अमीर लोग। अब अगर आप मुस्तफीद हो रहे थे, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है पैनल से। आते हैं अपने इस पॉइंट को याद रखिएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। गजनफर साहब एक बार फिर से वार्म वेलकम। एहसास प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था, आप पॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मैं चाह रही हूँ वहीं से कंटिन्यू कीजिए आप। जी, मैं ये इससे कह रहा था कि अब वो उसके अंदर जब रिपोर्ट के अंदर कुछ लोग, इतने सारे लोग निकले तो गवर्नमेंट ने उनको कम से कम उस रिपोर्ट को रीऑर्गेनाइज किया और अब उसके साथ उन्होंने लिंक कर दिया नादरा को। और नादरा को लिंक करने के बाद उसका नाम एक ऐसा नाम है जिससे कि अंदर से कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन जाहिर नहीं होती और उसके अंदर जो काम हो रहा है, जो 12,000 रुपए के हिसाब से जो दिए जा रहे हैं, आज वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब असल में जैसे आपने पहले आप कह रही थी कि लोग जाके आटा बेच रहे हैं, वाकई ऐसी शिकायत आई हैं। अब इसमें आप हमारे लोगों का जो या एक पर्टिकुलर उसका करैक्टर जो है या किरदार जो है वो अब क्या करें? इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के लोग तो सोसाइटी में मौजूद होते हैं और ऐसी भी बात जगह चीज़ें आ रही हैं कि लोग एक जगह से नहीं 2-2, 3-3 जगह से राशन जमा कर रहे हैं। अब ये एक आवाम को भी चाहिए, कौम को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि आप किस थ्रेट से गुज़र रहे हैं और गवर्नमेंट अगर आपकी या मुखैर हजरात या कोई पार्टीज़ आपकी या कोई विंग्स आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को भी बजाते खुद ये चाहिए कि वो चीज़ें जो है मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे और एक ही शख्स जो है उसको दबा के या दबोच के ना बैठ जाए। लेकिन सम और अच्छा, वैसे ब्रिगेडियर साहब मेरे ज़हन में एक पॉइंट आया था जब मुझे उस्मान बसरा साहब ये बात बता रहे थे, इसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो आटा बेचने गया, हम ये भी कह सकते हैं कि वो जगह जगह से इकट्ठा करे, इस तरह के लोग अभी सड़कों पे मौजूद हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुस्तहिक ही हो, उसके पास आटा ऑलरेडी इकट्ठा हो गया और वो आटा बेच के अपनी कोई और ज़रूरत पूरी करना चाह रहा हो। हम ये पहलू भी तो देख सकते हैं ना, कोई खाता पीता बंदा क्यों आटे लेगा और बाद में फिर बेचता फिरेगा? देख तो सकते हैं, लेकिन जी फिजा देख तो सकते हैं, लेकिन मतलब उन्हीं पैसों से वो कुछ और लेना चाह रहे हो जाता है ना, असूलन तो ये गलत हो जाता है। अब आपको पता है बिल्कुल गलत है, नो डाउट इन इट, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि मतलब इन द एंड गुर्बत ही हर चीज की जड़ है ना, बेरोजगारी, गुर्बत, जो पेट लगा हुआ साथ। देखिए बेरोजगारी और गुर्बत बहुत से जराइम को भूख जन्म देती है, भूख की वजह से जन्म लेते हैं जराइम। अमेरिका में कितने लोग बेरोजगार जी वो होता है और ये चीज़ें जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना होती है जो इस किस्म की क्राइसिस के अंदर जो है वो जनरेट होती है कि लोग जो है मुख्तलिफ जगहों, इसमें क्राइम भी होते हैं, इसके अंदर इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। इसीलिए आप देखिए अब आपको अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है
और बहुत सारे पुलिस डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके किरदार को जो है वो दाद देनी पड़ेगी कि इन तमाम चीज़ों के बाद कुछ लोग सड़कों पे खड़े हैं, कुछ लोग अस्पतालों में परफॉर्म करें, तो कौम को भी तो ये देखना चाहिए ना कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। एक आम आदमी को भी तो ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे आदमी ये क्या किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि थोड़ा सा तालीम का भी फुकदान है, कुछ एक करप्शन, सिर्फ ये नहीं कि कोई बड़े लोगों में, निचले लेवल पे भी बड़ी करप्शन होती है। हमारे इवन हर लेवल के ऊपर इस किस्म की प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जहाँ हम गवर्नमेंट को भी हुडविक करने की कोशिश करते हैं और अपने अदारों को भी हम नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते। वही चीज़ आपको सामने आती है और उसमें गवर्नमेंट की एफर्ट फिर डबल हो जाती है कि वो एक काम करते हैं और उसको गलत लोग जब ले जाते हैं तो सही लोगों तक चीज़ नहीं पहुंचती, तो वो भी एक माशरे का नासूर है। और ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस किस्म की अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया, आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत जो इक़दामत कर रही है, आपको लगता है, महसूस होता है कि चाइना की तरह, वुहान की तरह कुछ दिन बाद हम भी जश्न मना रहे होंगे कि हमने भी हरा दिया कोरोना को, हम ये जंग जीत गए हैं और हमारा हथियार एहतियात है, इसके अलावा कोई नहीं? असल में फिजा लॉकडाउन जो है ना वो दुकानों के बंद होने तक तो है, लेकिन जो पब्लिक का रिस्पांस है ना वो बड़ा मायूस कुन है। उसमें अगर आप देखें तो सड़कों के ऊपर उसी स्पीड की ट्रैफिक नज़र आ रही है, उसी स्पीड के मोटरसाइकिल नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे रेडी वाले खड़े नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इनमें से बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इतने जाहिल हैं कि वो कह रहे हैं कि कोरोना क्या है तो साजिश है, किसी मुल्क ने साजिश कर दी। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जब यहाँ पे, हालांकि आप पब्लिक, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, अखबारात भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे सही तरह से लोगों को आशना करें। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब बात करते हैं तो वो सही बात करते हैं। वो कहते हैं कि ख़तरा शायद एक टाइम ऐसा भी आ जाए कि अस्पतालों में जगह कम पड़ जाए, तो ये लोगों को एजुकेट करने के लिए है ना कि भाई आप घर में रहें, आप मास्क पहन। लेकिन ये पब्लिक का रिस्पांस जो है ये बस ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, ठीक है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का कहा। और ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा आखिरी पॉइंट रेस किया कि इमरान खान साहब बार बार आपको कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें। वाकई आप अपने ऊपर रहम करें, अपनी फैमिलीज पर रहम करें। आपके घर में बूढ़े वालिदैन हो सकते हैं, आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो सकता है कि आप इस वायरस का मुकाबला कर लें, वो लोग ना कर सकें। ये एक ऐसी वबा है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, हम सबको एहतियात से लड़ना है। हमारा हथियार जो है वो एहतियात है। चीन की कामयाबी आप देख सकते हैं, 76 दिन का लॉकडाउन, कामयाब लॉकडाउन, क्योंकि हुकूमत की बात अवाम ने सुनी और अपनी बेहतरी के लिए सुनी। आप लोग भी खुदा का खौफ करें। मैं सिंपल आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा का खौफ करें, अपने ऊपर रहम करें, अपने साथ जुड़ी हुई दूसरी जानों पर रहम करें और प्लीज़ इस कोरोना वायरस को सीरियस लीजिए। हमारी जंग अभी भी जारी है, हम जीते नहीं हैं, अभी हम लड़ रहे हैं और केसेस खुदा ना खास्ता अगर बढ़ गए तो कंट्रोल में नहीं आएंगे। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।